जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ये चैप्टर हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाली अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों पर आधारित है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो आप ऐसे समझिएगा, हमारे इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट पर आधारित है, हमारी भारतीय संस्कृति के विकास क्रम पर आधारित है हमारा आज का ये चैप्टर। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ साथ इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को कंप्लीट कर सकें। एंड अगर आपको हमारे इन एनसीईआरटी की क्लासेस के नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फिर कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है, तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर हम इन क्लासेस के नोट्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्सेज को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी दो हैं, एक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड और एक क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इन दोनों कोर्सेज में हम प्रॉपर एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस के साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ही हमारी क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस कंप्लीट होंगी, इनकी टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप दिया गया है, जहां पर आपको क्लासेस देखते समय अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप उस डाउट ग्रुप में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं एंड वहां पर आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जैसे ही हमारी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित इनकी क्विज भी करवाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एंड हाँ, हमारे इस कोर्स का जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है वो हमारी इन कोर्सेज की क्लासेस हैं। मैं लगभग चूंकि 3-4 सालों से 4-5 सालों से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का एहसास था कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने हमारे इन पेड कोर्सेज की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप इन कोर्सेज को परचेज नहीं कर सकते हैं तो इन क्लासेस के माध्यम से तो कम से कम अपनी तैयारी को कर ही सकते हैं। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा है जो पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकता है, तो उसके पास में हमारे इन क्लासेस को शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चा हमारी इन फ्री क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सके। पैसे के अभाव के चलते किसी भी बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमारा आज का जो ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं हमारे इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट पर। ठीक है, आप चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आने वाली है, उसमें इंडियन कल्चर से एक ना एक प्रश्न जरूर आते हैं। और एनसीईआरटी में आपको 3 से 4 ही ऐसे चैप्टर देखने को मिलते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति के विकास क्रम या फिर भारतीय संस्कृति की चर्चा देखने को मिलती है, और उनमें से ये एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, कान और आंख दोनों को कंसंट्रेट कीजिएगा हमारे आज के इस वीडियो पर। दिमाग में भरा हुआ कचरा बाहर निकाल दीजिएगा। जो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो, रील्स देखते हो, इधर उधर बेफालतू की बातें करते हो, वो सारा कचरा आपके माइंड में भर जाता है, तभी पढ़ाई पर आपका ध्यान नहीं लगता है। तो उन कचरे को बाहर निकालो और आज से इन सभी चीजों को देखना बंद करो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। फोकस करते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग जो हमें यहां पर मिलती है वो है क्षेत्रीय संस्कृतियां। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि आखिरकार क्षेत्रीय संस्कृतियां किसे कहते हैं और इनके विकास का क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, हम लोगों और संस्कृतियों को अक्सर, हाँ, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, हाँ, टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है, हम लोगों और संस्कृतियों को अक्सर उनकी भाषा, भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला जैसी विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भैया हम लोग, यानी कि चाहे व्यक्ति हो या फिर किसी भी देश की, किसी भी इलाके की संस्कृति हो, चाहे व्यक्ति हो या किसी भी देश, गांव, राज्य या किसी समाज की संस्कृति हो, इन दोनों ही चीजों को परिभाषित करने के लिए, यानी कि उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनकी भाषा, कि भैया वो तमिल भाषाई लोग हैं, यानी कि उनकी जो संस्कृति है उसकी भाषा कैसी है, तमिल है। उनके भोजन, वो लोग मछली ज्यादा खाते हैं, वो शाकाहारी लोग हैं, वो इडली ज्यादा खाते हैं, वो मोमोज ज्यादा खाते हैं, वो मतलब चाइनीज ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा उनके वस्त्र, कि भैया वो तो कोट पैंट पहनते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वो मतलब पहाड़ी लोग हैं तो अलग प्रकार
प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, राजस्थानी लोग हैं तो अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, दक्षिण भारत में लुंगी ज्यादा पहनी जाती है। कौन कौन चीज होंगी, एक तो उनकी भाषा, दूसरा उनका भोजन, तीसरा उनके वस्त्र, चौथा उनके काव्य, वहां पर रचनाएं कैसे की जाती है। कहीं पर आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं, कहीं पर रैप सॉन्ग ज्यादा चलते हैं। आप चाइना के सॉन्ग देख लो, अमेरिका के सॉन्ग देख लो, इंडिया के सॉन्ग देख लो, हर सॉन्ग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहां के नृत्य नृत्य अर्थात अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो इंडियन कल्चर से जुड़े हुए जो नृत्य आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे मध्यकाल में विकसित हुए, वो अलग प्रकार के हैं, जिनके विषय में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। कुछ आपको मतलब शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात की तो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं जो हमारे भारत देश के कल्चर से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कई सारे नए नए डांस आ चुके हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता है, ठीक है। इसके अलावा संगीत, काव्य और संगीत, इन दोनों में अंतर भी होता है। फिर चित्रकला की वहां पर डिजाइन कैसी बनाई जाती है, चित्रकला कैसी बनाई जाती है, इन सभी के आधार पर ही हम लोगों और किसी भी समाज की संस्कृति को परिभाषित करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी समाज की संस्कृति को परिभाषित करने के लिए आप किन चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो ये 7 चीजें आपके सामने हैं। आप इन 7 चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन कौन सी 7 चीजें हैं ये? भाषा, भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला, ठीक है। इन 7। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेंगे। आगे हम ये मान लेते हैं कि ये विशेषताएं सदियों से स्थिर हैं और अपरिवर्तित हैं। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि भैया हम आज के टाइम पर जो देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है। जैसे कि हम अपने घरों में अक्सर देखते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव हो रहे हैं, हमारे पिता जो है अपनी माँ, हमारी माँ के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, समाज में किसी भी व्यक्ति को कैसा स्थान दिया गया है, या फिर हमारे यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है, हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में क्षेत्रीय संस्कृतियां समय के साथ विकसित और परिवर्तित हुई हैं। अलग अलग प्रकार की जो मतलब अलग अलग समाज में अगर आप देखोगे तो वहां की जो संस्कृतियां हैं उनका विकास भी हुआ है और उसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखोगे तो हमारे समाज में आज के टाइम पर आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने का कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आज से 100 साल पहले छोटे कपड़े पहनकर कोई निकल सकता था? कोई भी लड़की, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि छोटे कपड़े पहनकर रोड पे निकल आए, ठीक है। लेकिन कल्चर में मतलब चेंजमेंट आए कि नहीं आए, ठीक है। इससे पहले एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप आज से 100 साल पहले की बात करो, क्या महिलाओं को इतनी आजादी थी? बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी, शूद्रों को इतनी आजादी नहीं थी आज के टाइम पर। तो जो कल्चर है, ठीक है, जो ये संस्कृतियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपरिवर्तित हैं और स्थित हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी इन संस्कृतियों का विकास भी होता है और ये परिवर्तित भी हैं। संस्कृतियों में परिवर्तन भी लगातार होते हुए आए हैं और हो रहे हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। आज के टाइम पर हम जिन क्षेत्रीय संस्कृतियों को देखते हैं, आज के टाइम पर जो कल्चर हमारे भारत देश का आपको देखने को मिल रहा है, इनका विकास बहुत ही जटिल अर्थात कठिन प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया, बहुत ही कठिन प्रोसेस के थ्रू इनका विकास हुआ है। आज के टाइम पर आप देख रहे हो हमें आजादी मिली हुई, कितनी कठिनाई से हमें आजादी मिली है, आप जानते हो ना। शूद्र लोग जिनको आज पढ़ने का अधिकार दिया गया, समानता के साथ खड़े होने का अधिकार दिया गया, ठीक है, जिन्हों हम कहते हैं पहले इनको नीच जात का कहा जाता था, आज को इनसे नीच नहीं कह सकता, ठीक है। आज मतलब समानता हमारे समाज में आई। इसका मतलब विकास, ये जो संस्कृति आज के टाइम पर हमें देखने को मिले, इसका विकास कितनी कठिन प्रक्रियाओं से हुए आप जानते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे समाज में आपको जितने भी प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है उनको हमें नष्ट नहीं करना है, बल्कि प्रिजर्व करके रखना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन प्रक्रियाओं में स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से आए विचारों के आदान प्रदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस टॉपिक को ना थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिएगा। यहां पर कहा ही जा रहा है कि आज के टाइम पर जो हम अपनी स्थानीय परंपराओं को देखते हैं, आपके क्षेत्र की अपनी अलग स्थानीय परंपरा होगी, ठीक है, हमारे क्षेत्र की अलग स्थानीय परंपरा है, दिल्ली वालों की अलग है, इसके अलावा भारत देश में बहुत सारे इलाके आते हैं, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय परंपराएं देखने को मिलती है, वहां की भाषाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी स्थानीय परंपराओं, ठीक है, और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में जो हमें विचार देखने को मिलते हैं, एक मिनट, इन सभी स्थानीय परंपराओं का जो विकास हुआ है, इसमें हमारे उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से आए विचारों का भी आदान प्रदान हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो हमारे यहां पर जब मुगल आए तो अपने साथ में कई सारी चीजों को लेकर के आए, अपने कल्चर को लेकर के आए, अपने धर्म को लेकर के आए, अपने रीति रिवाज लेकर के आए, यहां पर अपना धर्म भी फैलाया, अपना कल्चर भी फैलाया। इसी तरह से जो हमारे
पर अंग्रेज लेकर के आए तो अंग्रेजी लेकर के, अंग्रेजों से पहले क्या भारत में कोई अंग्रेजी जानता था? बताओ मुझे, नहीं जानता था ना। इसी तरह से मुगलों के आगमन से पहले क्या हमारे भारत में आपको मतलब मुगलों से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती, जैसे कि भाई उर्दू हो गया, अरबी हो गया, ठीक है। ये इतनी अधिक फेमस थी? बिल्कुल भी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे उर्दू क्या होता है, अरबी क्या होता है। जब ये आए तब इन्होंने इनका यहां पर प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से जो ये हमें स्थानीय परंपराएं देखने को मिलती हैं, इनमें उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से आए विचारों का भी हमें योगदान देखने को मिलता है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें मुगलों की ही, ठीक है, तो मुगल जब हमारे यहां पर आए तो इन्होंने बड़े पैमाने पर क्या किया, हमारे यहां पर हमारी संस्कृति को अपनाया, ठीक है। जैसे कि उन्होंने जो इमारतें बनवाई, ठीक है, उसमें इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अपनी संस्कृति को भी हमारे ऊपर थोपा, ठीक है। ये चीजें में देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कुछ परंपराएं विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं, जबकि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में समान दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी परंपराएं में देखने को मिलती हैं जो कि विशेष क्षेत्र में वहां पर मतलब काफी लंबे समय से स्थिर हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी परंपराएं में देखने को मिलती हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल समान है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम शादी की ही बात करें, हिंदुओं में शादी की बात करें, तो भारत देश में अगर आप देखो तो शादी की जो रस्म होती है सभी जगह पर समान देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत में देखोगे तो दक्षिण भारत में जो शादी की परंपरा है, ठीक है, ये दिन में निभाई जाती है, शादी की सारी रस्म दिन में होती हैं। उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको शादी रात में देखने को मिलती है। फर्क है कि नहीं है? कुछ परंपराएं विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित है। इसको और समझो, जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं छठ पूजा, छठ पूजा, ठीक है, ये हमें कहां देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है दक्षिण भारत में। इसी तरह से कई सारे स्थानीय देवी देवता हैं जिनकी पूजा में उसी इलाके में होते हुए देखने को मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह से कई ऐसी परंपराएं भी हैं जो पूरे भारत देश में मनाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें 15 अगस्त की, भारत देश के प्रत्येक इलाके में स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है। इसी तरह से 26 जनवरी पर जो प्रोग्राम होते हैं पूरे देश में मनाए जाते हैं, मनाए जाते कि नहीं मनाए जाते। इसी तरह से दिवाली जब होती है तो पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। जितने भी हिंदू लोग होते हैं, मुस्लिम भी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम लोग मनाते हैं जो हमें, जो सनातन धर्म को मतलब एक हमारे अपना समझते हैं, सम्मान देते हैं, वो मनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से होली का त्योहार है। तो कई सारे ऐसी संस्कृतियां हैं, कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो पूरे भारत देश में समान देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि विशिष्ट क्षेत्रों से ही संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, साथ ही कुछ परंपराएं किसी विशिष्ट क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में पुराने रीति रिवाजों से उत्पन्न हुई हैं। इसको भी समझो, यहां पर क्या कहा जा रहा है, साथ ही कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के पुराने रीति रिवाजों से उत्पन्न हुई हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो हमें ये धार्मिक परंपराएं इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। धार्मिक परंपराओं के अलावा हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम बात करें भाषा से रिलेटेड परंपराएं, ठीक है, जो भाषाई परंपराएं होती हैं वो हैं, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर उनका नया स्वरूप विकसित हो गया। हाँ, एक बार और इसको पढ़ के बताते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, साथ ही कुछ परंपराएं किसी विशेष क्षेत्र के पुराने रीति रिवाजों से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर उनका नया रूप विकसित हो गया। समझो थोड़ा सा यहां पर इसको क्या कहा जा रहा है। कहा यहां पर ये जा रहा है कि भैया कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पुराने रीति रिवाज थे, ठीक है, वहां पर रीति रिवाज थे और उन्हीं रीति रिवाजों से एक परंपरा का विकास हुआ। लेकिन वो परंपरा जब किसी और क्षेत्र में गई तो उसका एक नया रूप निकल के सामने आ गया। जैसे कि अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो बहुत लंबे समय से संस्कृत भाषा का प्रयोग होता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये संस्कृत भाषा विभिन्न क्षेत्रों में फैली, ठीक है, तो संस्कृत भाषा से जुड़ करके कई सारी अन्य भाषाओं का भी जन्म हुआ। जैसे कि मलयालम भाषा है, भारत की कई सारी भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। आज के टाइम पर भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जो कि एनसीईआरटी पॉलिटी का डेटा ये कहता है, ठीक है। अब इन 1600 की 1600 भाषाओं को अगर आप देखोगे तो सभी का जन्म एक मतलब नया जन्म नहीं हुआ है। इनमें से अधिकतर भाषाएं ऐसी हैं जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। अब जो संस्कृत भाषा है ये पुरानी भाषा थी, लेकिन ये कई सारे अन्य इलाकों में गई, जो वहां पर गई तो वहां की संस्कृति से मिली और मिल करके एक नया स्वरूप उसने अपना बना लिया, जैसे कि मलयालम हो गया, ठीक है। इसी तरह से अन्य कई सारी भाषाएं हैं जिनका विकास भी संस्कृत से हुआ है। आगे कहा जा रहा है इस प्रकार क्षेत्रीय संस्कृतियां स्थिर न होकर गतिशील और परिवर्तनशील हैं। गतिशील अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गई, और परिवर्तनशील अर्थात उसमें परिवर्तन आया, उसने एक नया रूप अपना लिया। जो निरंतर विकासशील है और समय के साथ बदलती रहती हैं। जो ये जो परंपराएं हैं निरंतर विकासशील अर्थात इनमें लगातार विकास होता रहता है और समय के साथ बदलाव भी होता रहता है। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है चेर राज्य में उपयोग की जाने वाली मलयालम भाषा को, ठीक है।
तो अगली हेडिंग है हमारी चेर और मलयालम भाषा का विकास। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि चेर राज्य में विकसित होने वाली मलयालम भाषा, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है महोदयपुरम का चेर राज्य, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। अब यहां पर दो तीन पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये प्रश्न आ सकता है यहां पर कि चेर राज्य आज के टाइम पर किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, तो ये केरल राज्य का हिस्सा है। इसका उदय कब हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में चेर राज्य को स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब यहां पर एक पॉइंट और समझिएगा कि जो मलयालम भाषा है जिसे आज के टाइम पर हम देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि संभवतः यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो इसी चेर राज्य में बोली जाती थी, क्योंकि यहां के जो शासक हैं, इन शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि इन दोनों का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि हमें मलयालम भाषा में लिखे हुए जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो यहां पर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए अभिलेख से पहले के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी कि यहां पर सबसे पहले जिन अभिलेखों को लिखा गया वो मलयालम भाषा में ही लिखा गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि सबसे पहले जो यहां पर अभिलेख लिखे गए वो मलयालम भाषा में ही लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर यह भी डिस्कस करना है कि मलयालम भाषा का आखिरकार विकास कैसे हुआ। मलयालम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है चेर शासकों ने संस्कृत की परंपराओं को भी अपनाया। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती थी, मलयालम भाषा और लिपि में यहां के अभिलेख लिखे गए थे। लेकिन क्या केवल मलयालम भाषा यहां पर का उपयोग किया जाता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां के शासकों ने संस्कृत की परंपराओं को भी अपनाया। केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। यहां पर जो मंदिर बनवाए गए थे वो संस्कृत में जो महाकाव्य लिखे गए थे उनमें मंदिरों का जैसा वर्णन किया गया था, उसी के आधार पर केरल में मंदिरों को बनवाया गया। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां में देखने को मिलती हैं, सबसे पहली जो मलयालम भाषा में जिन कृतियों को, जिन रचनाओं को सबसे पहले लिखा गया वो 12वीं शताब्दी की हैं और ये संस्कृत की ऋणी बताई जाती है। अर्थात इसमें संस्कृत के भी कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं। संस्कृत का इसमें हमें मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि भाई मिला जुला रूप है। ठीक है, तो इस मलयालम भाषा में हमें संस्कृत का कहीं ना कहीं अंश देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि मलयालम भाषा का विकास संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, ये हमें यहां पर पता चलता है। आगे कहा जा रहा है 14वीं सदी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है। लीला तिलकम नामक ग्रंथ किस पर आधारित है? प्रश्न आएगा तो याद रखना, व्याकरण और काव्य शास्त्र इन दो सब्जेक्टों पर आधारित है। अच्छा, जो ये ग्रंथ है ये मणि प्रबालम शैली में लिखा गया। किस शैली में? मणि प्रबालम। प्रश्न आ सकता है कि 14वीं सदी का एक ग्रंथ जिसका नाम लीला तिलकम है, किस शैली में लिखा गया? तो मणि प्रबालम शैली में। मणि प्रबालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो मणि प्रबालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहां दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा की साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत देता है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, दिमाग के कचड़े को इधर उधर हटा करके, तो आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है? मणि प्रबालम शैली दो भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, एक तो है संस्कृत और दूसरा यहां की क्षेत्रीय भाषा। और यहां की क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? मलयालम, जो आज के टाइम के में मलयालम देखने को मिलती। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यहां पर पहले कोई क्षेत्रीय भाषा बोली जाती होगी, लेकिन फिर आ गई यहां पर संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा जब मिल गई तो मिलकर के मलयालम भाषा का विकास हुआ और इस भाषा का फिर यहां पर बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से मलयालम भाषा का विकास हुआ है। आई होप कि आप इसको समझ गए। दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको आप नोट कर लेना। एक तो यह कि चेर राज्य आज के टाइम पर केरल राज्य का हिस्सा है। ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती थी। ठीक है, यहां पर जो हमें सबसे पहले अभिलेख देखने को मिलते हैं उनमें मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा लीला तिलकम जो कि एक ग्रंथ है, 14वीं सदी में इसको लिखा गया था, 14वीं सदी का ग्रंथ है और ये मणि प्रबालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रबालम शैली में कौन कौन सी मणि प्रबालम शैली
कौन कौन सी भाषा में से मिलकर बना है, तो आपकी एक संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। और मलयालम भाषा जो ये संस्कृत की ऋणी मानी जाती है, कहते हैं कि संस्कृत से ही इसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो और इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगली हेडिंग है हमारी शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अब हमें यहां पर जगन्नाथी संप्रदाय का एग्जांपल लेकर के यहां पर यह डिस्कस करना है कि शासक और धार्मिक परंपराओं के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, इन दोनों के बीच संबंधों को समझना है। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। अभी हमने यहां पर मलयालम भाषा का एग्जांपल लिया है। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, भारत में बहुत सारे क्षेत्र थे, ठीक है, तो भारत के अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ है वो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई। वहां पर जिस प्रकार की धार्मिक परंपरा थी उसी से वहां की संस्कृति का विकास भी हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे कि अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे, अयोध्या में जाकर देखो, ठीक है, तो वहां पर श्री कृष्ण से रिलेटेड, अयोध्या नहीं, आई थिंक अयोध्या नहीं, मथुरा, ठीक है, मथुरा वृंदावन, यहां पर जाकर देखो तो श्री कृष्ण से रिलेटेड आपको संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। अयोध्या जाओ, श्री राम से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। आप कहां चले जाओ, आप चले जाओ मक्का, ठीक है, तो वहां पर इस्लाम से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बेथलेहम में चले जाओ तो वहां पर आपको ईसाई धर्म से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। हमारे पंजाब में चले जाओ तो सिख धर्म से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ है वो वहां की क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ही वहां की संस्कृतियों का विकास हमें देखने को मिलता है। वहां पर जो धार्मिक परंपरा थी उसी हिसाब से वहां की संस्कृति का भी विकास हुआ। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, ठीक है। अच्छा, जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है दुनिया का मालिक, ठीक है, जो विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, इसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि जगन्नाथ भगवान को विष्णु का पर्यायवाची क्यों माना गया, ठीक है, इनको दुनिया का मालिक क्यों कहा गया और इनको विष्णु का एक रूप क्यों माना जाता है। क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया गया कि जब ब्राह्मणों ने सनातन धर्म को संगठित करने का काम किया, ठीक है, जब विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय देवता को प्रमुख देवी देवता का रूप मानने लगे तो किस तरह से इन्होंने जगन्नाथ भगवान को विष्णु भगवान का एक रूप बताया था, ठीक है, एक रूप के रूप में स्थापित किया और फिर इनको धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि मिलती चली गई। अभी हम अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं, ठीक है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो यहां पर कहा ही जा रहा है कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। आज भी अगर हम इससे जगन्नाथ के संप्रदाय की बात करें तो जगन्नाथ का संप्रदाय आज भी, ठीक है, जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। बहुत ही अगर ध्यान से समझोगे तो यह टॉपिक आपके मन में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुरी, जो कि उड़ीसा का एक स्थान है, पुरी उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ के संप्रदाय को अगर हम देखें तो आज भी जगन्नाथ संप्रदाय में जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, जो इनकी काष्ठ प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाई जाती है, ये स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा बनाई जाती है। किनके द्वारा? स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा, ठीक है। अब जो जनजाति लोग थे वो उस टाइम पर इतने अधिक पॉपुलर नहीं थे, यानी कि इन जनजाति लोगों के देवता रहे होंगे कौन? जगन्नाथ भगवान, ठीक है। ये एक जनजाति लोगों के देवता रहे होंगे, ठीक है, और उस समय इनको बहुत अधिक पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना, ठीक है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। इनकी काष्ठ प्रतिमा आज भी किसके द्वारा बनाई जाती है? जनजाति लोगों के द्वारा, और इसी से हमें पता चलता है कि ये पहले स्थानीय देवता रहे होंगे, आगे चलकर इनको विष्णु का रूप माना गया। आगे कहा जा रहा है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा जिनका नाम था अनंत वर्मन, क्या नाम है इनका? अनंत वर्मन, इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ये जो जगन्नाथ भगवान पहले कौन थे? स्थानीय देवता थे, ठीक है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे होता है? क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से। अब जैसे जैसे ये जगन्नाथ भगवान पॉपुलर होते चले गए, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, ठीक है, तैसे तैसे यहां के राजा ने भी इनके लिए एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, ठीक है। और इनको किस नाम से बुलाया? पुरुषोत्तम जगन्नाथ। क्या कहा? पुरुषोत्तम जगन्नाथ। हम पुरुष उसे कहते हैं जो मतलब हम सभी को पुरुष कहा जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम उसे कहा जाता है जो सभी पुरुषों में उत्तम हो, अर्थात
अर्थात जो सबसे महान हो उसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। तो जगन्नाथ भगवान को यहां पर पुरुषोत्तम जगन्नाथ कहा गया और इनके लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया किन्होंने, राजा अनंत वर्मन ने। कब? 12वीं शताब्दी में। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को समर्पित करके स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यहां पर समझो जगन्नाथ भगवान की इतनी अधिक पॉपुलैरिटी होती चली गई कि मतलब इनकी पॉपुलैरिटी इस राज्य पर हावी हो गई, ठीक है। और राज्य के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को, ठीक है, जगन्नाथ भगवान के प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई राज्य जो है वो अब जगन्नाथ भगवान का है और हम इनके प्रतिनियुक्त के रूप में पूरे राज्य का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। राजा कौन है हमारे इलाके के? वो है जगन्नाथ भगवान। अब इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हो कि किसी भी इलाके की जो संस्कृतियों का विकास हुआ है वो वहां की धार्मिक परंपराओं से कैसे हुआ है। जैसे यहां पर हमने देखा उड़ीसा के विषय में। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे के बारे में भी और समझो। अभी और इंटरेस्टिंग बात की अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, ज्यों-ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास होता गया, तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में इसे जाना जाने लगा, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। समाज में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और राजनीति में के मामलों में इसकी सत्ता भी मंदिर की धीरे धीरे बढ़ती गई। भगवान की सत्ता राजनीति में भी बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, चाहे वो मुगल हो, मराठे हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों ना हो, अंग्रेजी क्यों ना हो, सबने मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। आखिरकार मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न क्यों किया, प्रश्न यहां पर बनता है। तो इसका उत्तर यह है कि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन जो है वो स्वीकार्य हो जाएगा, यानी कि स्थानीय जनता उनको राजा मान लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो लोगों के लिए एक धार्मिक केंद्र ही नहीं बन गया था, बल्कि मंदिर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सभी लोग उस मंदिर में स्थापित भगवान को ही अपना राजा मानते थे, ठीक है। क्योंकि यहां के राजा ने उनको राजा घोषित करके अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त पहले ही घोषित कर दिया था। यानी यहां की जो संस्कृतियों का विकास हुआ है वो इस मंदिर के बल पर हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का जो विकास हुआ है वो वहां की धार्मिक परंपराओं से ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान और सूरवीरता की परंपरा। अच्छा, राजस्थान हमेशा से एक ऐसा राज्य रहा है जो मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है, ठीक है। यहाँ के जो हमें शासक देखने को मिलते हैं उनकी बहुत ही कहानियां जो है ना, एक तो कह सकते हो आप इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और दूसरा आप कह सकते हो कि भाई प्रेरणादायक हैं, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। अगर हम मैप में बात करें तो राजस्थान ये आपका रहा, ठीक है, ये वाला इलाका राजस्थान का है, ठीक है। मैं मैप बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूं इसलिए मैंने मैप ही यहां पर रख लिया। और उड़ीसा की बात करें, पूरी उड़ीसा राज्य आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और पूरी वाला इलाका ये बिल्कुल समुद्र से समुद्र के पास ही आपको ये देखने को मिलता है। और भविष्यवाणी है कि बहुत ही जल्दी एक उल्का पिंड यहीं पर गिरेगा और जो आपका जगन्नाथ मंदिर है ये जलमग्न हो जाएगा और उसी समय से भारत और दुनिया की बर्बादी का समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला 2025 के अंत तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मतलब विनाश है आरंभ हो जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो अब हमें यहां पर राजस्थान की सूरवीरता की जो परंपराएं इनको यहां पर समझना है। सबसे पहले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के राजस्थान को ब्रिटिश 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आज के राजस्थान को राजपूताना कहते थे। प्रश्न यहां पर बन सकता है कि आज के राजस्थान को ब्रिटिश लोग क्या कहते थे? तो राजपूताना कहा जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते, यानी कि यहां पर रहने वाले जो अधिकतर लोग थे वो राजपूत जाति के ही थे, ठीक है। राजपूत लोग अधिकतर यहां पर निवास करते थे, अन्य जातियों के लोग भी थे, लेकिन मुख्य रूप से राजपूत लोग ही राजस्थान में देखने को मिलते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं जो कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहलाते, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल राजपूत जो थे वो राजस्थान में ही रहते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें राजपूत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो राजपूतों का मुख्य निवास स्थान था वो राजस्थान था। इसीलिए यहां पर ब्रिटिशों ने, जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने राजस्थान को राजपूताना कहा, अर्थात राजपूत लोगों का निवास स्थान कहा, ठीक है। आगे अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। आज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आज भी हमें मतलब यहां की संस्कृति सबसे
विशिष्ट देखने को मिलती है। आज के टाइम पर हम बाल विवाह बैन किया, देखो जो हमें आज़ादी मिली उससे कुछ ही समय पहले बाल विवाह बैन हुआ, ठीक है। विधवा विवाह उससे कुछ समय पहले ही शुरू हुआ, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ के राजा ने बहुत समय पहले ही, उससे कई 50-100 साल पहले ही मतलब बाल विवाह को बैन कर दिया था, और ऐसी कई सारी कुप्रथाओं को बैन करने का यहाँ पर काम किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो संस्कृति रही है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उदय होने से पहले यहां पर उसका उदय हो गया था, ठीक है। राजस्थान एक हमेशा से विशिष्ट राज्य रहा है और आज भी है। आज भी अगर आप देखो तो राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, और मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहां पर आपको टेररिज्म वगैरह देखने को मिल जाता है, काफी बड़े पैमाने पर मिलता है, लेकिन राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में तो पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यहां पर क्यों नहीं देखने को मिलता है बताओ मुझे। यहाँ के जो लोग हैं वो देश प्रेमी हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग देश प्रेमी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं ना, वहां पर क्या है कि बगावत हो जाती है, मुस्लिम वर्ग के अधिक लोग हैं, ठीक है। और यहां पर पाकिस्तान का प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलता है। पाकिस्तान का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि यहां पर नहीं है, लेकिन यहां के जो लोग हैं इन्होंने अपने पूर्वजों की सूरवीरता को अपनाया है, ठीक है। यहां के लोगों ने हमेशा से पीठ दिखाना कभी भी उचित नहीं समझा, ठीक है। हमेशा से छाती दिखा करके रहे, ठीक है। और हारना तो इनको मतलब सर कटना मौजूद था, लेकिन समर्पण मौजूद नहीं था, ठीक है। तो मतलब ये अलग की बात है, आगे चलकर डिस्कस करेंगे, हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। बस इतना समझ लो कि राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, ठीक है। और ब्रिटिश लोग जो थे वो आज के राजस्थान को राजपूताना कहा करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं, अभिलाषा अर्थात उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनकी सपनों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। यहां पर इन्होंने जो विशिष्ट संस्कृति राजस्थान को प्रदान की है, आज भी अगर आप देखो तो हवा महल जैसा महल देखने को मिलता है, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। जो ये विशिष्ट चीजें, यहाँ की विशिष्ट संस्कृति हमें देखने को मिलती है, यहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, ये यहाँ के जो शासक थे उनके आदर्शों और उनके अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता के साथ में जुड़ी हुई थी, यानी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की संस्कृति का यहां पर निर्माण किया। आगे कहा जा रहा है लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन रहा है। राजपूतों का शासन कब से कब तक रहा है अगर बात की जाए मतलब, तो यहां पर 8वीं से लेकर के, ठीक है, 8वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है कि राजपूतों ने राजस्थान के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और तब से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक इनका यहां पर नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। और ब्रिटिशों के बाद भी राजपूतों का तो बोलबाला आज भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। यह शासन उन सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अब अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। अब समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो राजपूत लोग हैं इन्होंने राजस्थान पर 8वीं शताब्दी से, और मतलब 8वीं शताब्दी से राजस्थान के अधिकांश भागों पर, पूर्ण राजस्थान तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जो ये नियंत्रण है, ठीक है, ये नियंत्रण शासन के उन सूरवीरों के आदर्शों, एक मिनट, ये शासन के उन सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। हाँ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि भाई जो राजस्थान में इन्होंने नियंत्रण को बना करके रखा, ठीक है, यहां पर शासन करने वाले सूरवीरों के आदर्शों के बल पर रखा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने रणभूमि में लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, ठीक है, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। वही यहां पर कहा जा रहा है रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। यहां के शासक कहते थे भाई पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, ठीक है, रणछोर नहीं बनेंगे, मर जाएंगे, समर्पण स्वीकार नहीं है, ठीक है। और यह संस्कृति यहां की बन गई थी जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इरेज कर ले। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे ये आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। कहने का अर्थ यहां पर है कि इन राजपूत सूरवीरों के ऊपर कहानियां लिखी गई जो कि काव्य और गीतों पर आधारित थी। कई सारे गीत लिखे गए, कई सारे काव्य लिखे गए, जैसे कि अगर हम बात करें महाराजा किन की बात करें, चेतक, उनकी आपने सुनी होगी राणा प्रताप की, ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है, रणवीर चौकड़ी भरभर, मुझे पूरी याद नहीं, बचपन में बहुत मैंने इसको गाया था, ठीक है। तो ऐसे गीत, ऐसी कहानी अगर आपको याद तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्या है।
रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े पर पड़ गया हवा का पाला था, ऐसी कहानी है, ठीक है, ऐसा गीत है। तो ऐसे कई सारे गीत लिखे गए थे राजपूत सूरवीरों के ऊपर, ठीक है। और जो यहाँ के चारण भाट हुआ करते घूम घूम करके, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इन्हीं गीतों को गाया करते थे, लोगों को इन गीतों को गाकर प्रेरित किया करते थे, ठीक है। और इन्होंने इन गीतों को सुरक्षित रखा और आम जनता तक पहुंचाए, फिर आम जनता भी इनको गाने लगी, और फिर इन सूरवीरों के जो आदर्श थे वो आम जनता भी अपनाने लगी। क्या कहा जा रहा है, ये जो चारण बाट थे, ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और चारण बाट इनको गाया करते थे, ठीक है। उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण कराने करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। ये जो काव्य और गीत हैं, इनकी रचना इसलिए की जाती थी ताकि इन गीतों को सुनकर गा करके जो जनता है, ठीक है, जो आम लोग हैं या फिर जो अन्य सूरवीर हैं, वो प्रेरित हों, ठीक है, प्रोत्साहित। जैसे कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते कि नहीं हो जाते एकदम से, ठीक है। आपने किसी एक गरीब व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक जाते हुए देखा तो उससे आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए, ठीक है। इसी तरह से इन गीतों की रचना की जाती थी ताकि इससे जनता प्रभावित हो और वो भी इन्हीं की तरह बनने का प्रयास करे, अर्थात एक बहादुर और एक सूरवीर योद्धा बनने का प्रयास करे। इन कहानियों ने अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। यानी कि जो कहानियां लिखी जाती थी, ये जो नाटक लिखे जाते थे, जो इनके ऊपर पहले नाटक हुआ करते थे, जो गीत लिखे जाते थे, इसमें क्या स्वामी भक्ति कि भैया जैसे कि जो चेतक और मतलब महाराणा प्रताप के बीच का संबंध बताया जा रहा है कि भैया चेतक जो था वो राणा प्रताप का इतना अच्छा मित्र बन गया था, एक तो मित्र और दूसरा स्वामी, ठीक है। दोनों चीजों को इसमें दिखाया गया है, ठीक है, कि भैया जैसा महाराणा प्रताप थे वैसे ही चेतक था, ठीक है, उसी तरह से बन गया था। तीसरा प्रेम, ठीक है, इस प्रेम को अगर आप देखो तो एक पद्मावती मूवी बनी है, ठीक है, उसमें प्रेम को दिखाया गया है। खिलजी ने जब आक्रमण किया था, ठीक है, तो उसमें दिखाया गया पद्मावत मूवी में। शौर्य शौर्य का भी वर्णन उसमें देखने को मिलता है, क्रोध का भी देखने को मिलता है। तो आदि प्रबल संवेगों का चित्रण हमें इन कहानियों में देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो ये एक प्रकार की संस्कृति यहाँ की बन गई कि इन चीजों को गा गा करके लोगों के बीच में लोगों को प्रेरित किया जाए इस तरह का बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान थी। हाँ, हमें ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जो महिलाएं होती हैं अक्सर लड़ाई के कारण के रूप में देखने को मिलती, चाहे वो मतलब हमेशा से रही हैं और आज भी हैं। आज भी अगर आप देखो दो दोस्त अगर लड़ रहे हैं और उनके पीछे मतलब अगर एक स्त्री कारण है तो दोस्त कभी एक नहीं हो सकते, मतलब ऐसा देखने मिलता है। दो दोस्तों के बीच में लड़की कारण बन जाती है, ठीक है, कारण बन के लड़ाई हो जाती है। दो राज्यों के बीच में पहले हो जाए, जैसे कि अगर हम देखें तो स्त्रियों को जीतने अथवा उनकी रक्षा के लिए युद्ध होते थे। श्री राम भगवान ने सीता मैया की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी ने जो मतलब लड़ाई लड़ी थी, जिसके ऊपर आज के टाइम पर पद्मावत मूवी बनी, वो मतलब पद्मावती को जीतने के लिए पूरी पूरी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये मतलब आप देख सकते हो ना कि मतलब स्त्रियों के लिए पहले कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे, ठीक है। स्त्रियां लड़ाई झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, ठीक है, मतलब हमेशा से रही हैं। आप चाहे महाभारत की बात करें तो उसके भी पीछे मतलब अधर्म रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीजन स्त्री भी हमें देखने को मिलती है, तमाम कारण थे। इसी तरह से श्री राम भगवान ने जो इतना बड़ा युद्ध लड़ा, रावण को मारा, उसके पीछे भी रावण ने जो मुख्य रूप से युद्ध किया था वो स्त्री के लिए ही किया था। राम भगवान ने अपनी सीता को बचाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया था, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं एक झगड़े के कारण के रूप में देखने को मिलती हैं। अक्सर लोग उन महिलाओं को जीतने या फिर उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध करते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, और इसी का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जौहर जौहर प्रथा है ना, ठीक है, जो कि आपने पद्मावत मूवी में देखी होगी। जब उनके पति या फिर उनके राजा हार जाते थे युद्ध में, ठीक है, तो वो क्या करती थी महिलाएं, बहुत बड़ी चिता जला करके उस चिता में कूद जाती थी, जिंदा जल जाती, ताकि जो दुश्मन सैनिक हैं उनको उनका शरीर भी प्राप्त ना हो, ठीक है, ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा में देखने को मिलता है कि भाई जो महिलाएं हैं वो भी अपने सूरवीर पतियों का जीवन और मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा में अगर हम देखें तो विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी मतलब कुछ कहानियों में उल्लेख देखने को मिलता है। आगे चलकर इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। हमारे भारत देश में बैन होने से पहले राजस्थान में बैन कर दिया गया था, वहां के राजा ने बैन कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत ही
मतलब हैवानियत इसमें देखने को मिलती है, एक महिला जिंदा जल रही है, ठीक है। ये मतलब अगर आप अपनी स्वेच्छा से जल रहे हो तो एक अलग बात होगी कि आप प्रेम में ऐसा कर रहे हो, जीना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को चिता पर बांध के जला दिया जाता था, वो बहुत गलत है, ठीक है। और इसलिए इसको बैन करा दिया गया था, ठीक है। फिर भारत सरकार ने भी, जो उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इसको बैन कर दिया था आगे चल करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें हमारे प्राचीन काल में, ठीक है, सॉरी, अगर हम हमारे शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल देखें तो श्री राम भगवान की जो पिता थे, वो जब युद्ध करने के लिए गए थे देवासुर संग्राम में, ठीक है, तब उनकी पत्नी संग गई थी और उन्होंने उनकी रक्षा की थी और रक्षा करके लेकर के आई थी। और उस तब उन्होंने कहा था कि तुम वरदान मांगो, कोई भी जो वरदान मांगो हम दे देंगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि समय आने पर वरदान मांगेंगे, और उसी वरदान में उन्होंने भगवान श्री राम का वनवास मांग लिया था, ठीक है। तो उसका में ये भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो कई सारे एग्जाम्पल दिए गए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। अच्छा, आज के टाइम पर कथक नृत्य हम देखते हैं, ठीक है। 6 शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? 6 शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम बात करें तो एक आपका देखने को मिलता है कौन सा, भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा ओडिसी, चौथा आपको मिलता है कुचिपुड़ी, पांचवा है मणिपुरी, एक और कौन सा है, ठीक है। 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, 1 2 3 4 5, एक और कौन सा है, 6 शास्त्रीय नृत्य, एक कथक है, यहाँ एक कथक देखने को मिलता है, ठीक है। कथक यहाँ पर नहीं दिया गया, एक कथक भी है, ठीक है। तो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं पूरे, जो कि हमें हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कथक नृत्य के विकास क्रम को हम समझ लेते हैं, ये भी हमारे भारत देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। अगर हम आज के टाइम की कथक नृत्य को देखें तो ये हमारे उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में प्राचीन काल में जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई देखने को मिलती है। कथक शब्द जो है ये कथा शब्द से निकला है। किससे निकला है? कथा। आज के टाइम पर हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं ना, पंडित जी आते कथा कहते बैठते, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कथक शब्द जो है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। क्या है? आज के टाइम पर ये एक नृत्य है, ठीक है, ये एक प्रकार का डांस है, ठीक है, एक नृत्य आप कह सकते हो। लेकिन प्राचीन काल में या फिर मध्य काल में क्या हुआ करता था? पहले ये हुआ करती थी एक कथा कहानी कहने वालों की जाति, ठीक है। कथक जाति के लोग जो थे वो क्या करते थे? मंदिरों में कहानी सुनाने के लिए आते थे, कथा कहानी सुनाने के लिए, ठीक है, कि भैया भगवान सत्यनारायण भगवान की हम कथा कहने के लिए आए हैं या फिर कोई और कहानी कहने के लिए आए। तो जो कहानी सुनाने वाले लोग थे उनको कथक कहा जाता। मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचकों को अलंकृत किया करते थे, यानी कि अपने हाव भाव दिखाते थे, ठीक है, यानी कि कुछ एक्टिंग करते थे और एक्टिंग के साथ ही साथ कुछ ना कुछ गाया करते थे, ठीक है, हाव भाव और संगीत के माध्यम से कथावाचक अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। यानी कि जो भी कथा गाते थे ना, कथावाचक होते, जैसे कि मतलब इसमें पूरी एक टीम रहती होगी, ठीक है। एक कथावाचक है जो कथा गा रहा है, ठीक है, जो मतलब कथा सुना रहा है। बाकी और लोग हैं जो कुछ ऐसे हैं जो संगीत गा रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो अपने हाव भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। 3 इसमें लोग रहते होंगे, एक हाव भाव वाले, दूसरे संगीत वाले और तीसरा कथावाचक, ठीक है। तो कथावाचक की जो कथा है उसे सुनने के लिए अधिक लोग आए, ठीक है। वो सुनने के लिए तभी अधिक लोग आएंगे जब इनकी कथा जो है इंटरेस्टिंग होगी, उसमें कुछ मतलब मिर्च मसाला मिला होगा, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पर अगर आपको रैप सॉन्ग जो सुनाए जाते हैं उससे म्यूजिक हटा दो, केवल रैप सॉन्ग हो, तो क्या आप सुनोगे उसे? बिल्कुल नहीं सुनोगे, वो तो शब्द की तरह दिखाई देंगे। इसी तरह से इस कथावाचक को अलंकृत करने के लिए, इस कथा को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कुछ लोगों को और ये लोग हायर करके लाते थे, जिनमें से कुछ हाव भाव दिखाने वाले यानी कि एक्टिंग करने वाले होते थे और कुछ संगीत वाले होते थे, ठीक है। और इस पूरी कम्युनिटी को कहते थे क्या? इस पूरी कम्युनिटी की एक जाति थी जिसे कथक कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। पहले ये नृत्य शैली का रूप नहीं था, ठीक है। ये क्या होता था? एक कथावाचक, एक संगीत का और एक हाव भाव दिखाने वाला, 3 लोग होते थे, ठीक है। जो मतलब कथा कहने वाला वो कथा सुनाता था, कुछ लोग थे जो बीच में संगीत ऐड करते थे और कुछ लोग हाव भाव दिखाते थे, मतलब एक्टिंग करते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति
आंदोलन का प्रसार हुआ तो कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, धीरे धीरे ट्रांस फॉर्म के रूप में आने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि जो पुरानी कहानियां थी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाने लगी, और ये किसके माध्यम से, कथक नृत्य के माध्यम से। एक नाटक के रूप में जो कथक जाति के लोग थे, ये एक नाटक के रूप में श्री कृष्ण भगवान की पुरानी कहानियों को प्रस्तुत करने लगे, जिन्हें रासलीला कहा गया। ये जो नाटक थे ना, इन नाटकों को रासलीला कहा गया। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते, यानी कि कथक के जो कलाकार थे, जो पहले अपनी मतलब एक्टिंग किया करते थे, वो भी जोड़ते थे, ठीक है। और पौराणिक कहानियां जो थी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, उनके ऊपर नाटक भी किया करते थे, यानी कि एक विशेष प्रकार की रासलीला का इन्होंने इसमें निर्माण किया। आज के टाइम पर जो आप रासलीला देखते हो, आज तो मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी रासलीला, मतलब इनको शर्म नहीं आती, इस प्रकार की रासलीला दिखा रहे हैं। मुझे अगर कहीं अकेले में मिल जाए तो मैं इनको गिरा गिरा के मारूं, इस तरह की एक्टिंग करते हैं ना, नंग नाच मचा करके रख दिया इन्होंने, ठीक है। बड़े गुस्सा आती है लोगों के ऊपर। श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने गीता का इतना अच्छा संदेश दिया, आज आपको गीता का संदेश देने वाले चार नहीं मिलेंगे, ठीक है, समाज में बैठ कर दे, लेकिन ऐसे मतलब उनकी रासलीला खेलने वाले तुम्हें 100 कम्युनिटी मिल जाएंगे, ठीक है। जगह जगह पर जो जा रहे हैं रासलीला खेलने में, नाचने गाने में लगे हुए हैं गोपियों के साथ में। अरे ऐसा तो उन्होंने 8 साल की उम्र तक किया था, ठीक है, 8 साल की उम्र तक, ठीक है, और वो भी बहुत कम। इसके बाद 8 साल की उम्र के बाद में जब वो वहां से निकल गए, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान का वध किया 8 साल की उम्र में, और सॉरी कंस का वध किया 8 साल की उम्र में। उसके बाद जब वो अन्य क्षेत्रों में गए तो 8 साल से लेकर पूरे जीवन तक उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, युद्ध किए कितने के सारे, गीता का ज्ञान दिया, धर्म का प्रसार किया। उनके बारे में सुनाने वाला एक इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा सही से, ठीक है। कुछ ऐसे आपको भक्त गण देखने को मिल जाएंगे, या फिर कहें कि संत हैं, ठीक है, जो सुनाते हैं। बाकी ये रासलीला खेलने वाली आपको हजारों कम्युनिटी मिल जाएंगी, ठीक है। इनको गिरा के मारना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। कब कहा जा रहा है, मुगल दरबार, जो मुगल शासक थे उन्होंने भी कथक नृत्य को काफी पसंद किया, ठीक है। मुगल दरबार और इनके अभिजात अर्थात इनके अधीन रहने वाले लोगों के शासनकाल में ये जो कथक नृत्य था, इनके राज दरबार में प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया। यानी कि आज के टाइम पर जिस प्रकार का आपको कथक नृत्य देखने को मिलता है, इसमें मतलब उस समय से ही अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित करना शुरू कर दिया था, ठीक। यानी कि इस शैली में विकास होने लगा। आगे कहा जा रहा है वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया धीरे धीरे। जब ये राज दरबार में प्रस्तुत किया गया तो एक कथा से मतलब कथा कहने वाली जाति से हट करके एक नृत्य करने वाली जाति के रूप में तब्दील हो गया, और धीरे धीरे एक नृत्य शैली के रूप में परिवर्तित होने लगा, इसका विकास होने लगा, इसकी संस्कृति बदलने लगी धीरे धीरे, ठीक है। इसकी जो पूरी की पूरी मतलब कहानी थी ना, वो बदल गई, ठीक है, पूरा पूरा इनका रूप ही बदल गया। आगे चल करके ये दो घरानों में फला फूला, एक राजस्थान जो कि जयपुर में देखने को मिलता है, राजस्थान के जयपुर में कि यहाँ के राज दरबार में, और दूसरा लखनऊ के राज दरबार में। इन दोनों राज दरबारों में आगे चल करके ये फला फूला, ठीक है। अच्छा, मुगल दरबारों की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह जब तक रहे तब तक इनके दरबार की ये शोभा बना रहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुगलों का अंत होने लगा, ठीक है, तो धीरे धीरे ये अन्य इलाकों में गए। अगले पॉइंट में हमें देखने को मिलता है अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम है बाजिद अली शाह, इन्होंने भी इसको संरक्षण दिया। इनके संरक्षण में ये प्रमुख कला के रूप में उभरा है भाई, इन्होंने भी इसको काफी अधिक पसंद किया। अगर आप देखो तो कथक नृत्य जो है ये किससे जुड़ा हुआ था, हमारे सनातन धर्म से, ठीक है, लेकिन फिर भी मुगल बादशाहों ने भी इसको पसंद किया, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। साथ ही साथ जो अवध के अंतिम नवाब देखने को मिलते जिनका नाम बाजिद अली शाह, ये भी एक इस्लामिक थे, और इन्होंने भी इसको संरक्षण प्रदान किया, इसको पसंद किया क्योंकि ये विशिष्ट था। 1850 से लेकर 75 के दौरान यह नृत्य शैली के एक रूप में इन दोनों ही क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जैसे जैसे इसको मतलब इसने अपना विकास किया 1850 से लेकर 1875 के दौरान धीरे धीरे इसने अपना और विकास किया। अभी केवल दो राजघरानों तक ही सीमित नहीं रहा, जयपुर और लखनऊ, यहां तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के अन्य कई सारे इलाकों में ये फैल गया। जैसे कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत के और भी कई सारे इलाके थे जहां पर ये धीरे धीरे फेमस हुआ और फैलने लगा, यानी कि ये पॉपुलर धीरे धीरे होने लगा। अगले पॉइंट में देखने को मिलता है अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया। देखो, भारत की जो संस्कृतियां थी इनको ब्रिटिश लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने इसी तरह से देखो
मुगलों ने भी जिसे पसंद किया उसको ब्रिटिशों ने नापसंद कर दिया। ठीक है, ब्रिटिशों ने कहा कि ये मतलब बेकार का नाच है, लाटा ले जाओ यहाँ से। ठीक है, ऐसे मतलब बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया। ठीक है, फिर भी ठीक है ये जीवित रहा। ठीक है भाई, 150 सालों तक लगभग ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पर राज किया था। ठीक है, और इन 150 सालों तक अगर हम देखें तो इस कथक नृत्य को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद भी ये जीवित रहा और गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता रहा, यानी कि आम लोगों के द्वारा, कुछ ऐसी जाति रही होगी। ठीक है, गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक मिनट, थोड़ा सा ये जूम हो गया, एडजस्ट कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। जब हमारे भारत देश में स्वतंत्रता आई तो स्वतंत्रता आने के बाद में 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसे मान्यता भी दी गई। और अन्य 6 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, तो वो आपको एक मिलता है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में इसका विकास हुआ और तमिलनाडु का ही मुख्य रूप से है। फिर आपको एक मिलता है कथकली, जिसका विकास केरला में हुआ। ठीक है, और ये केरला में केरला का मतलब नृत्य है। फिर ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और एक आपको मिलता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। ठीक है, अन्य नृत्य रूप और उससे संबंधित राज्य जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वो ये दिए गए। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनको याद जरूर रखना। ठीक है, इनके ऊपर प्रश्न आ जाता है कि भारत के 6 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो एक आप याद रखना कथक हो गया और बाकी के 5 ये रहे 6 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने। ठीक है, नृत्य और उनसे रिलेटेड राज्य। ठीक है, अगर कथक नृत्य की बात की जाए तो वो मतलब अगर हम देखें उसका विकास क्रम हमने पूरा देख लिया, वो किसी एक राज्य से जुड़ा हुआ ही नहीं। अब हमारा अगला टॉपिक है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। अच्छा, हमने यहां पर ये तो देख लिया कि भैया भाषा देख ली, ठीक है, नृत्य देख लिया, ठीक है, धार्मिक परंपराएं देख ली, लेकिन हमारे यहां पर आपको चित्रकारी भी तो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, हमेशा से कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विद्वान रहे, तो इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इनको भी देखिएगा भाई, हमारे यहां पर तो लगातार युद्ध चलते रहते थे, तो इन्होंने अपनी कला को संरक्षण कैसे प्रदान किया और कैसे विकास हुआ, इसको भी समझो। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। अब देखो, लघु चित्र के विषय में हमें आगे काफी कुछ डिस्कस करना है। पहले ही यहां पर समझ लो कि जो लघु चित्र होते हैं वो एक तो इनका जो आकार होता है छोटा होता है, यानी कि डिजाइन में बहुत ही छोटे छोटे बनाए जाते हैं, और दूसरा ये कि ये जल रंगों यानी कि वाटर कलर से कपड़े या कागज के ऊपर चित्रित किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है प्राचीनतम लघु चित्र, यानी कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में प्राचीन काल में लघु चित्र बनाए जाते थे, ये ताड़ पत्रों पर अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। किनके ऊपर, या तो ताड़ पत्र, जिनके विषय में हमने क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे आपकी पांडुलिपियां बनाई जाती थी, ऐसे ताड़ पत्र हुआ करते थे। ताड़ का पेड़ होता था, उससे क्या है कि छाल निकाली जाती थी या फिर उसका पत्ता होता था, उससे ताड़ पत्रों को तैयार किया जाता था। तो ताड़ पत्रों पर अथवा लकड़ी की तख्तियों पर, जैसे हम पटरी कह सकते हैं, लकड़ी की पटरियों के ऊपर इनको चित्रित किया जाता, यानी कि बनाया जाता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यानी कि जो सबसे अच्छे सुंदर हमें ये लघु चित्र देखने को मिलते हैं वो जैन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। जैन ग्रंथों में जब लिखा जा रहा होगा तो उसी लिखित चीजों को दृश्य के रूप में दर्शाने के लिए उसका चित्र बनाया गया होगा इन्हीं वाटर कलर के माध्यम से लघु चित्रों को। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि धीरे धीरे जिस समय बदला, आगे इन लोगों ने और विकास कर लिया। मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड जब आया तो मुगल दरबार में मुगल बादशाह जो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, इन 3 बादशाहों ने इन कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि इनको अपने दरबार में बुलाया और इनकी कला का सम्मान किया, इनको सहायता की इनकी। ठीक है, अच्छा, ये जो कलाकार लोग थे किनके ऊपर चित्र बनाया करते थे, एक तो काव्यों की पांडुलिपियों के ऊपर, ठीक है, और जो इतिहास लिखे जाते थे इन इतिहासों पर चित्रों को बनाया करते थे। इन लोगों ने देखा होगा कुछ अच्छे चित्र होंगे। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी, जो इतिहास लिखा जाता था, उसमें इतिहास को लिखते समय अगर दरबार दिखाना है तो दरबार दिखाने के लिए इन्हीं चित्रकारों का प्रयोग किया जाता था। ये चित्रकार दरबारों को लघु चित्र बना करके दिखाते थे। ठीक है, इसके अलावा लड़ाई के दृश्य हो गए या फिर शिकार
शिकार का दृश्य दिखाना कि राजा शिकार कर रहे हैं, तो वो सभी यही लोग दिखाने का काम करते थे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। अब हमें यहां पर देखने को मिलता है तीन शासक, एक अकबर, एक जहांगीर और शाहजहां। जब तक इनका शासनकाल है तब तक ये मुगल दरबार में रहे, लेकिन जैसे ही शाहजहां का शासनकाल समाप्त होता है, इसके बाद में जब इनके बाद के शासक आते हैं तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की जो तख्ता है पहले तो मजबूत हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह में देखने को मिले वो कौन थे, वो था आपका कौन थे, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। हाँ, तो जब तक औरंगजेब का शासनकाल है तब तक तो सत्ता मजबूत रही, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के बाद में इनका जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसका पतन होने लगा। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, इन्होंने भी मुगल दरबार को छोड़ दिया, और जो अन्य साम्राज्य, अन्य क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे, जो नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, वहां पर उन दरबारों में ये चले गए। इनके पास में कला थी। अब भाई जिसके पास में टैलेंट होता है उसको बुलाने वाले 50 लोग होते हैं। टैलेंट की कद्र है आज भी और हमेशा से थी। ठीक है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप कहीं भी जाओ आपको जॉब लगेगी। ठीक है, इसी तरह से इन लोगों के पास में टैलेंट था, ये अन्य राज्यों के दरबार में गए, इनको बुला लिया गया, समर्थन दिया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को भी प्रभावित किया। हुआ क्या कि जो ये एक तो देखो पहले से टैलेंटेड थे, ठीक है, पांडुलिपियों के ऊपर ये बनाया करते थे चित्र, लेकिन मुगलों ने जब ये मुगलों के पास में गए, मुगलों ने जब इनको समर्थन प्रदान किया, तब इनकी कला का और विकास हुआ, यानी कि इनके नॉलेज में और अधिक इजाफा हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जब इन मुगलों का पतन हुआ तो जब ये अन्य राज्यों में गए तो इनके पास में और अधिक नॉलेज था। ठीक है, इसी नॉलेज का इन्होंने अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया। परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि मुगलों ने जो इनकी कला का विकास कराया था, जो इन्होंने मुगल दरबार में अपनी कला का विकास किया, इसी कला को इन्होंने दक्षिण भारत में भी प्रेजेंट किया। दक्षिण के जो दरबारी दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों में प्रेजेंट किया, इसके अलावा राजस्थान के राजपूती दरबारों में भी प्रेजेंट किया और इन दरबारों को प्रभावित भी किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया, यानी कि इनकी जो विशेषताएं थी, ठीक है, उनको सुरक्षित रखा और उनका विकास भी करते गए। यानी कि कैसे ये अपनी मतलब कला का उपयोग करते थे, जो उसमें विशेषताएं थी कि विशिष्ट प्रकार के चित्र कैसे बनाए जाएं, उसको सुरक्षित रखा, यानी उनको भूले नहीं और उनका विकास किया। अच्छा, विकास क्रम में अगर देखा जाए तो इन्होंने 2-3 प्रकार की नई शैली का विकास किया। एक हमें बसोहली शैली देखने को मिलती है, एक कांगड़ा शैली देखने को मिलती है। इसके अलावा वैष्णव परंपराओं से कांगड़ा शैली मिली थी और इसका फिर एक नया रूप निकल के आया। इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के इलाके में 17वीं शताब्दी के बाद लघु चित्र की एक साहसपूर्ण एवं प्रभावशाली शैली का विकास हो, जिसे बसोहली शैली कहा गया। जो ये बसोहली शैली का विकास हुआ, इसका विकास करने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो वो इन्हीं क्या कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में जो ये कलाकार थे, ये जाकर के इन्हीं इलाकों में चले गए। हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी में जाकर पहुंचे, वहां पर आश्रयदाता मौजूद मिले इन्हें। ठीक है, जब आश्रयदाता मौजूद मिले तो वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी कला का और विकास किया, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन सकते हैं बसोहली शैली पर, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे आश्रयदाता वाला टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। अगर हम बसोहली शैली के विकास क्रम की बात करें, इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश अर्थात आज का जो हिमाचल प्रदेश है, इर्द गिर्द अर्थात हिमाचल प्रदेश के आसपास, हिमालय के तलहटी अर्थात इसके आसपास के इलाके कुछ होंगे। ठीक है, इन इलाकों में 17वीं शताब्दी में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं प्रभाव प्रबल शैली का विकास हो, यानी कि एक ऐसी शैली का विकास हुआ जिसमें क्या है कि जो चित्र बनाए जा रहे थे वो साहसपूर्ण चित्र थे, यानी कि जिसके भी चित्र बनाए गए थे उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही साहसपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा प्रभाव प्रबल शैली, यानी एक तो साहसपूर्ण चित्र थे और दूसरा वो प्रभावी चित्र भी थे। ठीक है, और इस शैली को बसोहली शैली नाम दिया गया। क्या बसोहली शैली? मुझे इस शैली के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, वरना मैं और डीपली एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, बसोहली शैली का निर्माण हुआ और इसके ऊपर अगर प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि शैली का विकास कहां पर हुआ, तो हिमालय के इर्द गिर्द आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी में इसका विकास हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किसका अपडेटेड वर्जन है? तो लघु चित्र की जो लघु चित्रकला जो थी, इसका ही एक आपको अपडेटेड वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, जो कि इसी शैली में चित्रित की गई थी, यानी कि इसी शैली में इसके चित्र बनाए गए थे। आगे 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल
कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। वही हुआ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये हिमालय की तलहटी में कुछ लोग चले गए, ठीक है। तो 1739 में क्या होता है, नादिर शाह आक्रमण करता है, और जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो ये इतना क्रूर शासक था कि इसने दिल्ली को लगभग नष्ट कर दिया था, बहुत बड़े पैमाने पर लूटा, जो भी शक्तिशाली लोग थे उनके कपड़े तक ले गए, ऐसे समझो, ठीक है, कपड़े तक उनके उतरवा लिए, ऐसे समझो, ठीक है। तो इतनी बुरी पैमाने पर यहां पर लूट मचाई थी। अच्छा, जब लूट मचाई तो इन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब इस राज्य का पतन हो गया तो दोबारा राज्य उभरे ही ना और इनकी कला भी नष्ट हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये पहाड़ी इलाके में चले, क्योंकि जो मैदानी इलाका था वहां पर नादिर शाह ने अपना क्या है कि विजय प्राप्त करके उसको लूटने में लगा हुआ था, ठीक है। किसी भी इलाके में जाते इनको लूट ही लिया जाता, इनकी ऐसी कम तैसी की जाती, तो ये पहाड़ी इलाके में चले गए, ठीक है। जब ये पहाड़ी इलाके में गए तो वहां पर जाते ही इन्हें आश्रयदाता यानी कि इनको शरण देने के लिए, आश्रयदाता यानी कि इनको अपने पास रखने के लिए लोग तैयार मिले, ठीक है, जिसके फलस्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली का यहां पर एक और विकास हुआ। एक और शैली कौन सी, कांगड़ा शैली, ठीक है। जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो यहां के कलाकार पहाड़ी इलाकों में चले आते हैं और वहां पर जाकर के ये कांगड़ा शैली का विकास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। जो कांगड़ा शैली के कलाकार थे जिन्होंने कांगड़ा शैली का विकास किया था, इन लोगों ने क्या किया, एक और नए शैली का विकास किया, ठीक है। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। देखो क्या होता है ना कि आप किसी भी नई शैली या फिर किसी भी नई चीज का आविष्कार तभी कर सकते हो जब आप किसी नई चीज के विषय में जानोगे। जब तक आपको जानकारी ही नहीं होगी तब तक आप उसका विकास नहीं कर सकते। अब मान लो आपके सामने कोई एक ऐसा चित्र बना दिया जाए जिसकी वर्णमाला आपको ना आती हो, जिसके अक्षरों की आपको जानकारी ना हो, क्या आप उसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। इसी तरह से अगर कोई एक ऐसी कला आ जाए जिसकी आपको जानकारी ही ना हो, ठीक है, तो क्या आप उस कला को पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। आप ऐसी किसी कला का विकास भी नहीं कर पाओगे जिसकी आपको कभी जानकारी ही ना हुई। अब मान लो कि आपसे कभी कोई बोला ही ना होता, कभी कोई ना बोला, तो क्या आप कभी बोला सीख पाते, नहीं सीख पाते, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है। जब ये उन इलाकों में गए, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जाकर वहां की वैष्णव परंपराओं को देखा तो इन्हीं वैष्णव परंपराओं को इन्होंने अपनी कांगड़ा शैली में मिला दिया और मिलाने के बाद में एक नई शैली का विकास किया। इसमें क्या किया गया, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया। ठंडे नीले अर्थात नीले रंग होंगे जो कि ऐसे होंगे, एक तो ठंडे होंगे, ठीक है, और दूसरा ठंडे नीले रंग यानी कि ना तो बहुत डार्क होंगे और ना ही बहुत लाइट होंगे, ठीक है, ऐसे रंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा हरे रंग, ठीक है, जो कि हरे कलर के होंगे, और कोमल रंग अर्थात ये भी बहुत ना तो डार्क होंगे ना तो लाइट होंगे, ठीक है। तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि विषयों का काव्यात्मक निरूपण इसमें किया है, यानी कि काव्यात्मक रूप दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। वो एक कांगड़ा शैली की एक जो नई शैली विकसित हुई इसकी विशेषता में देखने को मिलती है। अगली हेडिंग है बंगाल नजदीक से एक नजर। अब हमें यहां पर दो चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहला बंगाल के सांस्कृतिक विकास क्रम को, और दूसरा बंगाल में बोली जाने वाली भाषा जो कि बंगाली है, इस भाषा के विकास क्रम को भी समझना है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है अक्सर हम क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पर हम उस क्षेत्र का नाम भी रख देते हैं। जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा आपका मतलब ये एक बंगाल हो गया, ठीक है, क्योंकि बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है इसलिए हम इसको बंगाल कहते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसलिए हो सकता है कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। ऐसा हो सकता है कि भाई बंगाल में चूंकि लोग हमेशा से बंगाली बोलते थे इसीलिए इस इलाके का नाम भी बंगाल रख दिया गया हो। किंतु आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। आज के टाइम पर जब बंगाली भाषा के ऊपर हमारे यहाँ के लोगों ने अध्ययन किया, रिसर्च की, तो पता चला कि बंगाली भाषा का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। आज के टाइम पर ऐसा माना जाता है। लेकिन एक और बात यहां पर सामने आई जब प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया गया। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले लिखे गए जो संस्कृत ग्रंथ थे, आज से लगभग 2 ढाई हजार 3000 साल पहले जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे, प्रारंभिक अर्थात ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के, ठीक है, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले, आप ऐसे समझो, ठीक है, 2500 साल पहले जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे इनका जब अध्ययन किया गया तो इससे पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। अब चूंकि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे और बंगाली भाषा का जन्म माना जाता है कि यह संस्कृत भाषा से निकली है, तो इसका अर्थ यह हुआ जाकर के कि यहां के लोग जो थे आज से लगभग 2500 साल पहले कोई स्थानीय भाषा बोलते होंगे। आगे चल करके यहां पर संस्कृत
संस्कृत भाषा आई और वो और स्थानीय भाषा मिली और उससे जाकर के बंगाली भाषा का जन्म हुआ, यही रहा होगा। अब अच्छा, आइए इसके भी विकास क्रम को हम समझते हैं कि आखिरकार बंगाली भाषा का जन्म हुआ कैसे। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होते हैं। इस ग्रंथ को कब लिखा गया था? संस्कृत ग्रंथ को प्रारंभिक अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले, सहस्राब्दी के मध्य यानी कि आज से लगभग 2.5 सहस्राब्दी अर्थात 1000 साल पहले, 1000 साल का टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, और 1000 साल पहले का टाइम पीरियड अर्थात ईसा पूर्व 1000 साल। ठीक है, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, और मध्य की बात की जा रही है यानी कि ईसा पूर्व लगभग 500 साल यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले। ठीक है, तो 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की अगर बात की जाए तो यहां पर जो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती थी वो संस्कृत से जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्या होता है, ईसा पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी यानी कि आज से लगभग 2300 से 2400 साल पहले बंगाल और मगध इन दोनों इलाकों के बीच में वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। मगध जो कि आज के टाइम पर आपको बिहार में देखने को मिलता है, अर्थात बिहार और आज के टाइम के बंगाल, इन दोनों इलाकों के बीच में वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, जिस कारण संभवतः वहां संस्कृत का प्रभाव बढ़ा, यानी कि जब वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए तो बंगाल में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया, क्योंकि ब्राह्मण वहां पर जाने लगे। जब ब्राह्मण जाने लगे तो ब्राह्मणों के साथ संस्कृत भी गई, संस्कृत गई तो साथ ही साथ इनके सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो भी गई, संस्कृत से जुड़ी हुई परंपराएं भी गई। इससे क्या हुआ, यहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। कब? चौथी शताब्दी। टाइम पीरियड ध्यान रखना, देखो क्या हुआ, आज से लगभग 2500 साल पहले बंगाल में संस्कृत का अस्तित्व नहीं था। बंगाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो संस्कृत से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन उसके 100-200 साल बाद यहां पर जब बंगाल और मगध के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तब यहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगता है, अर्थात ब्राह्मणों का आगमन हो गया। ठीक है, और उसके लगभग कितने 2300 साल पहले की बात की, 2300 चौथी शताब्दी यानी कि लगभग 700 साल बाद में, ठीक है, उसके लगभग 7 से 800 साल बाद में क्या होता है, गुप्त वंशीय शासकों ने बंगाल के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात बंगाल को अपने नियंत्रण में लिया है और यहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों को बसाना ही शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि यहां पर ब्राह्मणों के साथ में संस्कृत भाषा भी गई और सांस्कृतिक परंपराएं भी गई। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी यानी कि जो इलाका था बंगाल वाला, यहां पर भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए, यानी कि धीरे धीरे यहां पर जो संस्कृत भाषा आई वो भी यहां पर आ गई। ठीक है, और सांस्कृतिक प्रभाव भी आ गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएन सांग आया। इसने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 2-3 चीजें समझो। 2500 साल पहले बंगाल में संस्कृत का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, उसके 100-200 साल के बाद में संस्कृत का यहां पर प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, फिर उसके लगभग 700 साल में गुप्त वंशीय शासकों ने क्या किया, यहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तब ब्राह्मणों ने संस्कृत और यहां की जो स्थानीय भाषा रही होगी इन दोनों के मतलब तब ब्राह्मणों ने क्या किया, यहां पर भाषाई प्रभाव डालना शुरू कर दिया और सांस्कृतिक प्रभाव भी। ठीक है, इससे क्या हुआ, संस्कृत और यहां की स्थानीय भाषा दोनों भाषाएं मिलने लगी। ठीक है, और हुआ क्या कि जब हुएन सांग यहां पर आया 7वीं शताब्दी में, यानी कि आज से लगभग 1300 साल पहले, तब होता क्या है कि बंगाल में सर्वत्र हर जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, यानी कि यहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद में होता क्या है कि 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय बंगाल राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, 8वीं शताब्दी यानी कि आज से लगभग 1200 से 1300 साल पहले होता क्या है कि यहां पर बंगाल पर पाल शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया और एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में बंगाल का उदय हुआ। फिर 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में, शताब्दी के बीच में क्या होता है कि बंगाल पर सुल्तानों का शासन स्थापित हो जाता है, यानी कि मुगल शासक, ठीक है, सुल्तानों का शासन रहा है जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, यानी कि इनके ऊपर दिल्ली का नियंत्रण नहीं था। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल पर राज करते थे। कैसे राज करते थे, हमने आपको बताया था, जब दिल्ली में शासकों की सत्ता कमजोर होने लगी तो दिल्ली के ही जो अभिजात थे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों का उदय कर लिया था। ठीक है, उनमें से कई सारे राज्य थे, एक हैदराबाद का, एक बंगाल का, एक अवध का, ऐसे कई सारे थे, उनमें से एक बंगाल का भी हमें देखने को मिलता है। तो बंगाल में जिन सुल्तानों का शासन रहा है वो दिल्ली से स्वतंत्र थे। ठीक है, अब यहां पर भाषा के विकास क्रम को समझो और उससे पहले यहां की संस्कृति के विकास क्रम को समझो। यहां पर जब संबंध स्थापित होते हैं, व्यापारिक संबंध, एक मिनट, हाँ,
जब यहाँ पर देखो व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं तो संस्कृत का प्रभाव बढ़ता है। इससे यहाँ की संस्कृत और यहाँ की स्थानीय भाषा, इन दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। फिर जब गुप्त वंशीय शासकों का शासन काल आया तो ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया, और ब्राह्मणों ने एक तो भाषा और दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव दोनों दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ की संस्कृति को भी बदलना शुरू कर दिया और भाषा को भी परिवर्तित करना शुरू कर दिया। जब ह्वेन आया कब, 7वीं शताब्दी में, तब यहाँ पर हर जगह पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी, संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब पाल शासकों ने यहां पर साम्राज्य स्थापित किया, तब इसने क्षेत्रीय बंगाल राज्य का उद्भव किया। फिर 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में यहां पर सुल्तानों का शासन रहा। इन पूरे टाइम पीरियड के बीच में बंगाली भाषा का विकास होता रहा, ठीक है। और इस साम्राज्य में मतलब क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास होता रहा। फिर 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीता और उसे सूबा बना दिया गया, ठीक है, बंगाल को जीता और जीतने के बाद उसे एक सूबे के रूप में स्थापित कर दिया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अभी तक क्या था कि बंगाली जो है तो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होना शुरू हो गई थी। इससे पहले अगर हम देखें तो बंगाली शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा था। स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत, इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा था। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में बंगाली भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी और इसका विकास भी होने लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का एक बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। होता क्या है, 15वीं शताब्दी तक आते आते, यानी कि जब यहां पर अकबर का शासन काल था, यानी कि 15वीं शताब्दी यानी कि सन 1400 से 1500 के बीच में, ठीक है, अकबर के शासन काल से पहले, ठीक है, 14वीं से जब यहां पर सुल्तानों का शासन था उस समय, ठीक है, 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, ठीक है। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। अब समझो क्या कहा जा रहा है, कहा ही जा रहा है कि 15वीं शताब्दी तक आते आते यहां पर जो स्थानीय भाषाएं थी वो, ठीक है, जो स्थानीय बोलियां थी वो, इन सभी का एक मिला जुला रूप तैयार हुआ, जिसे बंगाली मतलब मिला जुला बंगाली समूह तैयार हुआ, ठीक है। जिसे जो बंगाली समूह तैयार हुआ, इसका मिला जुला रूप मतलब इसको पूरा संगठित करके एक भाषा तैयार हुई, जिसे हम बंगाली भाषा आज के टाइम पर कहते हैं, ठीक है। वही कहा जा रहा है भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह तैयार हुआ। यह सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गई, यानी कि सामान्य तौर पर इसे धीरे धीरे एकबद्ध करके एक भाषा में इसको रख दिया गया, जिसे बंगाली नाम दिया गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जो जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, यानी कि यहाँ की स्थानीय भाषा थी, उसमें जब संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ तो बंगाली भाषा का जन्म हुआ, ठीक है। तो चूंकि हम मानते हैं कि भाई जो बंगाली भाषा है इसका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। जब इसका विकास हो रहा था इस भाषा का, ठीक है, जब इस भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा था, तब ये कई सारी भाषाओं का इसमें प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। अनेक अवस्थाओं से गुजरी। संस्कृत के अलावा गैर संस्कृत शब्दों का भी इसमें विशाल भंडार हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जनजातीय भाषाएं हो गई, फारसी भाषा हो गई, यूरोपीय भाषाएं हो गई, और इनके साथ साथ अनेक ऐसे स्रोत हैं जो कि इसमें आकर के मिल गए और इसी से आधुनिक बंगाली भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा ये सब बन गए, जो कि आज के टाइम पर आधुनिक बंगाली, आज के टाइम पर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो आधुनिक बंगाली, ठीक है। इससे आधुनिक बंगाली भाषा का जन्म हुआ। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बंगाली के प्रारंभिक साहित्य दो श्रेणियों में बांटा है। जो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य यानी कि स्टार्टिंग में जो बंगाली भाषा के साहित्य लिखे गए, इनको दो प्रकार से दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है, यानी कि एक श्रेणी में संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी ये संस्कृत से निर्मित भाषा देखने को मिलती है, और एक संस्कृत से स्वतंत्र है, ठीक है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जिसमें मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है, यानी कि इसमें आपको संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद देखने को मिलते हैं पहली श्रेणी में, इसलिए ये संस्कृत की ऋणी है। दूसरा, अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें तो ये नाथ साहित्य इसमें शामिल है, जैसे नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि आपका हो गया मैनामती हो गया, गोपी चंद्र हो गया, ठीक, गोपी चंद्र के गीत हो गए, धर्म ठाकुर की पूजा हो गई, इस ऐसी कुछ मतलब इससे संबंधित कहानियां हैं, परी कथाएं हैं, लोक कथाएं, गीत गाथाएं, मतलब कह सकते हैं कि भाई
जो पहली श्रेणी है इसमें आपको संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं संस्कृत की ये ऋणी है। ठीक है, दूसरों में जो दूसरी श्रेणी है इसमें आपको नाथ साहित्य देखने को मिलता है, यानी कि इसमें साहित्य की चीजें बताई गई, इसलिए इसे संस्कृत का ऋणी नहीं माना जाता है। अब दोनों में जो अंतर है वो ये है कि पहली श्रेणी जो है, ठीक है, इसका काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें ये इंगित किया गया है कि इनकी रचना किस कालावधि के दौरान की गई, इनके उसमें दिया गया है कि इनकी रचना कब की गई। लेकिन अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो ये कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, बहुत लंबे समय तक मौखिक रूप से ही ली, बाद के का मौखिक रूप से ही रही, बाद के टाइम में जाकर फिर इनकी रचना की गई, इसलिए इनका सही काल निर्धारण कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, निर्धारण नहीं किया जा सकता। वे अक्सर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत कम था। अब ब्राह्मण अर्थात पढ़ा लिखा समाज, ठीक है, जब पढ़ा लिखा समाज ही नहीं है तो इनकी रचना लिखी नहीं गई, जब लिखी नहीं गई, ठीक है, तब मतलब जान ही नहीं पाए हम कि भाई इनकी रचना कब हुई है, तो वही ऐसा कहा जाता है। इनका काल निर्धारण करना आज के टाइम पर उतना आसान है नहीं। अगला हमारा टॉपिक है पीर और मंदिर। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो हमने भाषा को देख लिया, बंगाल में जो बंगाल की संस्कृति आज के टाइम पर हमें देखने को मिलती है, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले बिंदु में यहाँ पर दिया जा रहा है 16वीं शताब्दी से लोगों ने पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, बंगाल का पश्चिमी इलाका है, ये कम उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, तो लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी बंगाल जो कि जंगली और दलदली इलाका था, यहां पर उपजाऊ भूमि थी, यहां पर जाकर के बसना शुरू कर दिया। वे जंगलों को साफ कर देते थे, साफ करने के बाद में जो भूमि मिलती थी वहां पर धान की खेती करने लगे थे। सने सने अर्थात धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरी खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। धीरे धीरे हुआ क्या, जो मतलब बाहर से लोग वहां पर गए थे वो लगभग स्थानांतरी खेती करने वाले थे, यानी आज यहां पर कर रहे, कल वहां कर रहे, परसों वहां कर रहे, परसों वहां कर रहे, मतलब ऐसे जंगल भर में घूम घूम कर खेती किया करते थे। ठीक है, ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जब ये पूर्वी बंगाल में पहुंचे, वहां पर खेती करने लगे, धीरे धीरे वहां पर जो स्थानीय समुदाय थे, ठीक है, किसानों के नए और स्थानीय समुदाय थे, उनमें आकर मिल गए। ठीक है, और धीरे धीरे यहां पर मतलब एक विकास हुआ, जनता आकर के रहने लगी। ठीक है, धीरे धीरे मतलब समाज वहां पर विकसित इसी तरह से होने लगा। अब अगर हम पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की यहां पर बात करें, यहां पर बात की जा रही है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल की, तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। बंगाल आज के टाइम पर बांग्लादेश और जो मतलब बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये दोनों एक ही हुआ करते थे पहले। ठीक है, ये आपका एक मिनट, ये पूरा इलाका पहले बंगाल का भाग था। ठीक है, ये आपका पश्चिमी बंगाल था और ये आपका पूर्वी बंगाल था। ये ढाका वाला इलाका, ये आपको यहाँ पर क्या है कि डेल्टा वाला इलाका देखने को मिलता है। ठीक है, और डेल्टा वाला इलाका अधिक उपजाऊ है, दक्षिणी और पूर्वी। ठीक है, ये वाला इलाका। ठीक है, ये तो यहीं पर आकर के लोग बसने लगे और बस करके खेती करने लगे। यहाँ के जंगलों को साफ कर दिया, साफ करने के बाद में बड़े पैमाने पर यहीं पर खेती करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुसलमानों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। राजधानी देखो, ढाका आज भी राजधानी है। ठीक है, आज भी बंगाल की राजधानी आपको ढाका देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी टाइम पर क्या हुआ था कि 16वीं शताब्दी में ही जो मुगल थे, मुगलों ने बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित करने के बाद में पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग, जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश का केंद्रीय इलाका है, जिसे ढाका कहा जाता है, अभी हमने मैप में आपको दिखाया था। ठीक है, तो ढाका नगर पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और यहां पर इसी को अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं। ठीक है, मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करते थे और भूमि प्राप्त करने के बाद में अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे। मस्जिद बनाने के बाद में इन मस्जिदों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के लिए लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था इन्हीं मस्जिदों के माध्यम से। ठीक है, तो धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी ये मस्जिदें। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, प्रारंभ में बाहर से आकर बंगाल में बसने वाले लोग यहां की अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। अब देखो, बंगाल में आकर के रहना, ठीक है, वो भी ऐसा स्थान जहां पर जंगल है, दलदली भूमि है, ठीक है, और बाहरी आकर रह रहे हैं, तो अगर ऐसे स्थान पर आकर के बसना है तो आपको कोई ना कोई तो आश्वासन चाहिए। अब आप अमेरिका में अगर नौकरी करने के लिए जाओगे तो एकदम से जाकर वहां पर अपना मतलब होटल वगैरह तो ले नहीं लोगे। ठीक है, कंपनी जो आपको ले जाएगी, बहुत सारे लोग जाते हैं, कंपनियां लेकर जाती हैं, तो कंपनी उसके रहने का
इंतजाम करती है, खाने का इंतजाम करती कि नहीं करती। इसी तरह से जब बंगाल में बाहर से लोग जाकर के बसने के लिए वहां पर गए तो उनको आश्वासन चाहिए था, ठीक है। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें स्थानीय समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया, ठीक है। वही बात यहां पर जैसे आज के टाइम पर कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। क्या है, प्रारंभ में बाहर से आकर बंगाल में बसने वाले लोग यहाँ की अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे, और ये व्यवस्था और आश्वासन प्रोवाइड किसने किया? समुदाय के स्थानीय नेताओं ने प्रोवाइड किया। जो उस समय बंगाल के जो अलग अलग गांव रहे होंगे, तो अलग अलग गांवों के अलग अलग समुदाय होंगे, समुदाय के स्थानीय नेताओं ने यह आश्वासन प्रोवाइड किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भी भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो कभी कभी ऐसा भी समझा जाता था कि ये जो नेता हैं समुदाय के, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और लोग इनको प्यार और आदर से पीर कहकर बुलाते थे। पीर पीर जो है ये मतलब एक फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, ठीक है। अच्छा, जो ये पीर श्रेणी थी, पीर में कौन कौन लोग शामिल थे? तो इस पीर श्रेणी में संत, सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, ठीक है, साहसी उपनिवेशी यानी कि जो व्यापारी लोग होते थे, ठीक है। इसके अलावा देवत्व प्राप्त सैनिक यानी कि रिटायर्ड सैनिक, ठीक है, ये योद्धा। इसके अलावा विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता इसकी लिस्ट में आते थे। इसके अलावा जीवात्माएं भी शामिल थे। इसको ना थोड़ा सा बारीकी से समझो। जो पीर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो माना जाता था कि ये लोग जो हैं समुदाय के नेता हैं और इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। जब लोगों को लगता था कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और ये हमारे समुदाय का नेता है, उस समुदाय के नेता को पीर कहा जाता था। और ये मान्यता थी कि पीर के पास में आध्यात्मिक मतलब अलौकिक शक्तियां हैं, ठीक है। पीर की लिस्ट में कौन कौन आता था? एक तो संत लोग थे, दूसरा इस्लाम धर्म से आपको सूफी समुदाय के लोग मिलते हैं, और अन्य धार्मिक महानुभाव, ठीक है। कई सारे विभिन्न धर्मों के जो महान लोग होते थे उनको भी इसमें रखा गया था। साहसी उपनिवेशी अर्थात यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो। देवत्व प्राप्त सैनिक अर्थात रिटायर्ड सैनिक हो गए, ठीक है, और योद्धा भी रिटायर्ड योद्धा है। इसके अलावा विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता भी पीर की लिस्ट में रख दिए गए थे, ठीक है। देवी देवता को भी अपना नेता मान करके या फिर अपना प्रभु मान करके लोग वहां पर रहने लगते थे, ठीक है। इसके अलावा जीवात्माएं, ठीक है। देखो मतलब क्या है ना कि जीवात्मा उस समय जनजाति लोग वहां पर बड़े पैमाने पर रहते थे, और जीवात्माएं लोग क्या है ना कि जंगल की आत्मा और जीवात्मा इनकी पूजा बड़े पैमाने पर करते थे, ठीक है। तो जीवात्माओं को भी इन्होंने पीर का दर्जा दिया। पीर की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र यानी कि हर जगह बनाई जाने लगी, ठीक है। पीर को बेसिकली आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बंगाल में 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर बनाने का भी दौर यहां पर जोरों पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत तेजी से कब तक 15वीं से लेकर के 16वीं 15वीं से 1 मिनट 19वीं, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 1400 से लेकर के 1900 के बीच में हमें देखने को मिलता है बंगाल में बहुत अधिक मंदिर बनाए गए थे। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे। या तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति अकेले बनवाता था या समूह में मिलकर के लोग बनवाते थे, ठीक है। इनके माध्यम से लोग जो थे वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते, यानी जो भी मंदिर का निर्माण करवाता था उसका उद्देश्य ये होता था कि हम मंदिर के माध्यम से अपनी शक्ति और अपनी भक्ति भाव का प्रदर्शन करेंगे। मंदिर में साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से अनेक एक मिनट बंगाल में है, मंदिर में कह गया था मैं। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कह रहे हैं गले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू जो कि तेली कहा जाता था, उसमें तेल का काम करता, कंसारी जो कि घंटा धातु का कार्य करता, आदि के समर्थन से बने थे। हमने यहाँ पर भी देखा ना, मंदिर बनवाने का काम या तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति करता था, ठीक है, एक या तो शक्तिशाली व्यक्ति करता था या फिर समूह द्वारा बनवाए जाते थे, ठीक है। तो निम्न जाति के समूहों ने भी मंदिरों को निर्माण करवाने का यहाँ पर काम किया, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है कि बंगाल में साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से मंदिर का निर्माण करवाया गया था निम्न जाति के समूहों ने, ठीक है, निम्न जाति के सामाजिक समूह, जिसमें आपको कालू और कंसारी जैसे लोग भी देखने को मिलते हैं, जो क्या करते थे, घंटा धातु का कारीगर था एक, और एक आपको तेली देखने को मिलता है। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से आर्थिक अवसर पैदा हुए, जिस कारण निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू केसरी, ठीक, कालू केसरी ने इन अवसरों का लाभ उठाया
ठीक है, देखो हुआ क्या, जब बंगाल में इस व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ, जब अंग्रेज वहां पर गए, तो अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर खेती करवाना शुरू कर दिया। नील की खेती करवाई, इसके अलावा किसकी खेती करवाई, कपास की खेती करवाई, और भी खेती करवाई। इससे क्या है कि यहाँ के लोगों को फायदा हुआ, जब फायदा हुआ तो इनके पास पैसा आ गया। ठीक है, तो नए अवसर ओपन होने लगे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने विभिन्न स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति सुधरी, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, स्मारक अर्थात बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, और इमारतें बनवाने के बाद में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया, अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। ठीक है, जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जब ब्राह्मणों ने हमारे सनातन धर्म को संगठित करने का काम किया था, तो उसमें क्या किया था, विभिन्न इलाके के जो जनजातीय लोग थे या फिर स्थानीय देवी देवताओं की जो पूजा किया करते थे, उन स्थानीय देवी देवताओं को किसी प्रमुख देवता का एक रूप मान दिया था कि ये जो देवता है वो प्रमुख देवता के एक स्वरूप है। ठीक है, और स्वरूप मान करके आप पूजा कर सकते हो। जैसे कि जगन्नाथ भगवान के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, जगन्नाथ भगवान को भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। इसी तरह से बंगाल में भी विभिन्न प्रकार के देवी देवता थे। जब इनको ब्राह्मणों ने किसी मतलब विशेष देवता का एक रूप बता करके मान्यता दे दी कि अब आप इनको इस रूप में पूजा कर सकते हो। जैसे भगवान विष्णु के 10 रूप बताए गए हैं। ठीक है, हनुमान जी के भी कई सारे रूप बताए गए हैं, भोलेनाथ के कई सारे रूप बताए गए, माता दुर्गा के कई सारे रूप बताए गए, नव दुर्गा आते हैं, उसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी तरह से ब्राह्मणों ने जब इन स्थानीय देवताओं को, ठीक है, स्थानीय देवी देवताओं को मान्यता दे दी, तब इनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और मंदिर में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, अच्छा, जो मंदिर यहां पर बनाए गए थे, विशेष प्रकार के मंदिर बनाए गए थे, इसको भी समझो, क्योंकि मंदिरों में इन्होंने क्या किया था, बंगाल की संस्कृति का प्रादुर्भाव किया था। इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह दो चाला या चौचाला, दो चाला अर्थात 2 छतों वाली, चौचाला अर्थात 4 छतों वाली होती थी। यानी कि जो मंदिर बनाए गए उसमें बंगाल की संस्कृति का प्रादुर्भाव किया गया, बंगाल की संस्कृति उसमें डाली गई। ठीक है, जैसे बंगाल में घर बनाए जाते थे, ऐसे ही मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों की जो छतें थी वो या तो 2 छतों वाली होती थी, जिसको दो चाला कहा गया, या फिर उसमें 4 छतों वाली होती, जिसको चौचाला कहा गया। दो चौचाला, जो दो चाला है वो इस प्रकार की, मैंने इमेज रखी हुई है। ठीक है, दो चाला जो छत होती थी वो इस प्रकार की थी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चौचाला अर्थात इस प्रकार की छत, ये आपकी चौचाला छत का एग्जांपल है। ठीक है, इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, जब इन्होंने बाहर की संस्कृति को ना अपना करके बंगाल की संस्कृति से ही मंदिर का निर्माण किया, जैसे बंगाल में अन्य स्मारक बनते थे, तो क्या हुआ कि इससे संस्कृति का विकास हुआ। एक तो इसका प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इसका धीरे धीरे विकसित हुई, मतलब लोग इसको देखने लगे। ठीक है, और इसका विकास हुआ, इसके अलावा इसका विकास भी हुआ। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, यानी कि एक चौकोर चबूतरा तैयार किया जाता था और इसी के ऊपर पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण होता था। उसके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती। जो मंदिर बनता था, मंदिर के अंदरूनी इलाके में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवार चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कहने का अर्थ यहां पर है कि मंदिर के अंदर सजावट नहीं की जाती थी, मंदिर के जो बाहरी इलाका होता था वहां पर चित्रकारी की जाती थी, सजावटी टाइल्स लगाई जाती थी, जैसे आज के टाइम पर हम लगाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की पट्टियां लगाई जाती थी, ठीक है, जिनके माध्यम से बाहरी इलाके को सजाया जाता, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, बाहर सजाए गए, ऊपर देख रहे हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, चित्रकारी भी की जाती है, लेकिन अंदरूनी इलाके में कोई भी सजावट नहीं होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर हैं। यहां पर ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि पर पहुंच चुकी है, यानी कि बहुत ही विशिष्ट तरीका से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन मंदिरों को सजाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, ये आप इमेज देख लो, ये आपकी एक चौचाला छत का इमेज है। चौचाला छत यानी कि इधर से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे हो गया, इसी तरह से इधर से ऐसे किया जाता होगा और इधर से ऐसे। ठीक है, और ये एक तरफ ऐसे और दूसरी तरफ भी ऐसे। ठीक है, ऐसे दो चाला छत हो गई। आगे बढ़ता है, अब हमें यहाँ पर अगला टॉपिक मिलता है मछली भोजन के रूप में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों की दीवारों पर अगर आप देखोगे, ठीक है, बंगाल में जाकर देखो, यहाँ पर तो इमेज नहीं रखा गया है, तो मछली को साफ करते हुए, मछली पकड़ते हुए ऐसी कई सारी इमेजेस, मतलब चित्र बनाए गए जो कि
मंदिरों में बनाए जाते थे, मंदिरों की दीवारों पर बनाए जाते थे। अब हमारा अगली हेडिंग है मछली भोजन के रूप में। अच्छा, मछली जो है बंगाल के प्रमुख भोजन के रूप में जानी जाती है, इसको भी समझते हैं। तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है बंगाल एक नदी तटीय मैदान है जहां मछली एवं धान की उपज बहुतायत में होती है। ठीक है, यहाँ पर एक तो धान की खेती की जाती है, ठीक है, और दूसरा मछली की। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा भी रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिलता है मछली का। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मछलियां और विभिन्न प्रकार की मछलियों का उल्लेख आपको बंगाली साहित्य में देखने को मिलेगा। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगाई गई हैं, मैंने अभी बताया था ना मिट्टी की पट्टियां लगाई जाती हैं, इन मिट्टी के पट्टियों में मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यानी मछली का इतने अधिक पॉपुलैरिटी थी कि मछलियों को मंदिर की दीवारों पर भी बनाया गया, मछली साफ करते हुए टोकरी में भरकर बाजार ले जाते हुए ये सब दिखाया गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ब्राह्मणों को समिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। समिस अर्थात मांसाहारी भोजन, ठीक है, या फिर हाँ मांसाहारी भोजन मान सकते हो, ऐसा भोजन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे, इन्होंने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दे दी। इन्होंने कहा कि भाई आप चूंकि बंगाल में मछलियों का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है, और आप मछली वहां पर मतलब रहोगे, मछली खानी पड़ेगी, इसलिए इनको क्या है कि विशेष छूट दे दी गई कि आप विशेष प्रकार की मछली यहां पर खा सकते हो। ठीक है, बृहद पुराण सॉरी बृहद बृहद बृहदर्म पुराण है, ये बृहदर्म पुराण है, जो कि बंगाल में रचित था। 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। संस्कृत ग्रंथ है ये, ठीक है, 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी हुई है। जो स्थानीय ब्राह्मण थे बंगाल के, उनको कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी थी कि भाई यहाँ पर मछली की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक है, तो आप ये कुछ खास किस्म की मछली खा सकते हो। सभी मछलियां खाने की अनुमति नहीं थी। अब अगर एक की दो की दो मांसाहार खाने की तो आपने अनुमति दे ही दी है, तो वो बात अलग है। ठीक है, अभी अगर हम अब टाइम की बात करें, देखो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, और बज चुके हैं सुबह के 4। ठीक है, मैं रात भर लगा रहा, ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स तैयार किए, अन्य टेस्ट सीरीज तैयार किए, और 4 बज रहे हैं, मैं अभी इस चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर पाया हूँ। अभी इसको एडिट भी करना है, उसके बाद में आपको 4 बजे के बाद में 7 बजे तक इसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, अगर आपको क्लासेस समझ में आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि अभी तक तो कर लो। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर कोई मन में सवाल है पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहो तो कर लो, व्हाट्सएप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सभी जगह पर फॉलो कर लो। देखो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सभी पर कोई भी बेफालतू की चीज़ नहीं डालते हैं। ठीक है, सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे आते हैं, एक भी बेफालतू का वीडियो हम नहीं डालते, ना ही बेफालतू का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है ऐप डाउनलोड करने में, नोट्स परचेस करने में, तो आप में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो आज ही हम कवर कर लेंगे, वो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, और इसी के साथ में हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और आज समाप्त, आज से फिर कल से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। और क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को हम महज कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 3 दिनों में। ठीक है, 3 दिनों में क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तैयार रहिएगा। ठीक है, और आप अभी तक अगर आपने अभी तक हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी की आई हुई क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। 1 मिनट, सब्सक्राइब तो कर लो नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो अगर नहीं किया है। ठीक है।